गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स आपके चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग के जितने भी पिछले क्लास में टॉपिक देख चुके थे या पिछले भी क्लास में हम जहां तक आपको करवा चुके थे उससे आज आगे क्लास में देखेंगे और आगे के जितने भी टॉपिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे इस क्लास में हम समझेंगे कि आपके क्या होते हैं कि तरलता पास क्या होता है, मौद्रिक जो गुणांक होता है क्या होता है, मौद्रिक प्राधिकरण क्या होता है, मुद्रा गुणांक क्या होता है, उस शक्ति मुद्रा क्या होता है और केंद्रीय बैंक क्या होता है केंद्रीय, इन सभी के बारे में इस क्लास में बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्या होते हैं हमारे तरलता पास। तो तरलता पास इसे तरलता फंदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तरलता फंदा? क्योंकि इस तरलता फंदा में हम देखते हैं कि जो ब्याज की जो दर होती है वो घट जाती है। तरलता पास में ब्याज की दर घट जाती है। जैसे कि आप लिख लीजिए कि ब्याज की जो दर है, जो हमारा ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर ये एक तरह से ये घट जाती है। ब्याज की दर घट जाती है, लेकिन भी निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक निवेशक या आप भी एक निवेशक हो गए, तो इन्वेस्ट करने वाले लोग यह आशा के उम्मीद में रखते हैं, यह आशा रखते हैं कि भविष्य में ब्याज बढ़ेगा। तो भविष्य में ब्याज बढ़ेगा, उसे ही तरलता पास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति, बॉन्ड पेपर में LIC, सहारा ये सब आ जाते हैं कि ये जानते हुए भी कि LIC और सहारा में फिलहाल में ब्याज दर कम है, यानी कि वो हमें कम दे रहे हैं। हम पैसा वहाँ जमा करते हैं तो हमें ब्याज देते हैं, 2 साल 4 साल के बाद हमें ज़्यादा पैसा मिलते हैं, तो क्या मिल रहा है? एक तरह से ब्याज मिल रहा है। तो LIC सहारा में ये जानते हुए लोग भी अभी ब्याज दर बहुत ही कम है, नीचे गिरा हुआ है, लेकिन भी लोग क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। यह उम्मीद में करते हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं बढ़ेगा, सेविंग करेंगे तो हमारा कोई ना कोई काम आएगा, इसी के लिए तो करते हैं। तो वही हमारा तरलता पास हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको बॉन्ड पेपर या बॉन्ड पेपर के अंतर्गत ही LIC और सहारा को रखते हैं। इतना समझ में आ गया तरलता पास क्या होता है? इसके ब्याज दर घटता है तो भी निवेशक क्या कहते हैं? निवेश करते हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में निवेश करते हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं इनके ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि बॉन्ड पेपर और सहारा, बॉन्ड पेपर में सहारा और LIC हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में उच्च उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होते हैं? उच्च शक्ति मुद्रा नहीं, हम देखेंगे कि मौद्रिक प्राधिकीकरण। तो मौद्रिक प्राधिकीकरण वह संस्था जो मुद्रा और मुद्रा पूर्ति का संचालन करती है, उसे मौद्रिक प्राधिकीकरण कहते हैं। तो मौद्रिक प्राधिकीकरण किसे कहते हैं? वैसे संस्था जो कि मुद्रा और मुद्रा पूर्ति का संचालन करेंगे उन्हें हम मौद्रिक प्राधिकीकरण कहेंगे। जैसे कि हमारे भारत देश में आरबीआई जो है कि सभी बैंकों को पैसा कौन देता है? RBI देता है, और बैंक हमें पैसा देते हैं, हम खरीद के खा पी लेते हैं। तो मुद्रा का संचालन कौन कर रहा है? केंद्र से RBI कर रहा है। तो हमारा RBI एक कैसे संस्था है? RBI एक मौद्रिक प्राधिकीकरण की संस्था है। ये समझ में आ गया। फिर देखते हैं मुद्रा गुणक क्या होता है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मान के चले कोई अर्थव्यवस्था है, हमको नहीं पता, कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसमें कुल कितना पैसा है, कुल पैसा में हम कितने पैसा स्टॉक कर पाए, स्टॉक किए, उसी के अनुपात को मुद्रा गुणांक कहते हैं। टोटल मनी में, टोटल पैसा में कितने शक्तिशाली पैसा हम स्टॉक कर पाए, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा गुणांक कहते हैं। ये आपके बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं उच्च मुद्रा शक्ति। उच्च मुद्रा जो शक्ति है वह आपके देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को बतलाती है। देश की जो मौद्रिक सत्ता होते हैं उनकी कुल देयताओं को बतलाती है। देयता किन्हें कहते हैं? देयता किन्हें कहते हैं? तो जो ऋण लेता है वो ऋण जमा करता है कि नहीं? तो जो ऋण लेता है, उसके बाद जो देनदारी, जो देन करता है, देनदारी जो देता है, उन्हें क्या कहते हैं? बेसिकली रूप से इन्हें ही बेसिकली रूप से देयता कहते हैं। यही होते हैं हमारे उच्च शक्ति मुद्रा। जो होता है उस शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को बतलाती है, उच्च मुद्रा शक्ति। जिसमें से आपको जानना होगा कि जो हमारा H जो होता है वो उच्च शक्ति मुद्रा H होता है, और C जो होते हैं जनता के पास जमा करेंसी नोट और सिक्के, और RBI और सरकार के पास जमे, ये सारे पैसे होते हैं।
उसके बाद हम जानेंगे कि केंद्रीय बैंक, तो इतने बारे में लिख लिए अच्छे से। तरलता पास क्या होते हैं ये अच्छे से आप लिख लिए, एक तरह से नोट्स करते भी चल जाइए, ठीक है। तरलता पास आप लिख लिए। उसके बाद मौद्रिक प्राधिकरण के बारे में जान गए, मुद्रा गुणांक जान गए, उच्च शक्ति क्रय जान गए। अब हम देखेंगे केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या होते हैं? केंद्रीय बैंक क्या होते हैं? तो केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो मौद्रिक नीति और मुद्रा के पूर्ति का संचालन करते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं, कि मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं और साथ साथ क्या कहते हैं, संचालन करते हैं, संचालक कहते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? बैंक से संबंधित नियम कानून लागू करना ही क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाता है। बैंक से संबंधित नियम कानून लागू करना मौद्रिक नीति कहलाता है। तो ये मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है और उसका संचालन भी करते हैं। जैसे कि आप समझ लिए हमारे देश में आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है जो कि मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, विभिन्न बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है, कितने % ब्याज देना है, एसएलआर कितना देना है, सीएलआर कितना देना है, ये सारे रेपो रेट क्या होंगे, ये सभी चीज़ क्या है, एक मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। और ये मौद्रिक नीति कौन लागू करते हैं? तो ये आरबीआई केंद्रीय बैंक के द्वारा लागू किया जाता है। ये आपको अच्छे से जानना है। इसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माता आरबीआई बैंक है, जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में हुआ, लेकिन इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण यानी कि प्राइवेट बैंक से उसे सरकारी बैंक में बदल देना है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। कोई प्राइवेट बैंक है उसे सरकारी बैंक में बदल देना ही राष्ट्रीय बैंक कहलाता है। तो इस क्लास में हम इतना ही समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।